नमस्ते। आज हम सभी भानु शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूपों की हमने बहुत सारी कक्षाएं ली हैं, तो उन सभी कक्षाओं में अग्रिम जो शब्द है वो है भानु शब्द। मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, शब्द रूप आपके कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष में तथा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शब्द रूपों की पूर्व कक्षाओं में हमने राम शब्द के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने कवि शब्द के बारे में पढ़ा। आज हमारे सामने उपस्थित है भानु शब्द। भानु शब्द है जो उकार अंत वाला शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। जैसा कि आप तालिका में देख पा रहे हैं, भानु शब्द मूल शब्द है और सु अवजस जो सुबंत 21 प्रत्यय है उनकी सहायता से इनका क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भानु शब्द में सु प्रत्यय होता है तो भानु ऐसा विसर्ग होता है। मैंने आपको बताया था कि दीर्घ के बाद में, हलंत के बाद में स का विसर्ग नहीं होता है, स का लोप होता है। भानु में उ है जो दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों, विसर्ग होता है। उसके बाद में भानु, भानु मूल शब्द है, औ प्रत्यय है। मैंने आपको बताया था कि सु अवजस अम औक्षस अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में यदि इधर अक रहे और इधर अच रहे तो वहां पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर भानु का जो उ है वो अक में आता है, अक प्रत्याहार में आता है, और औ है वो अच प्रत्याहार में आता है। तो उ और औ इन दोनों में पूर्व कौन है, उ है, तो पूर्व सवर्ण और दीर्घ और हो जाएगा। तो दीर्घ क्या होगा, उ और औ मिलकर क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों, उ दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा विद्यार्थियों, भानु ऐसा बन जाएगा। आपके समझ में आ रहा है। उसके बाद में भानवः जो है, इसमें भानु शब्द है, जस प्रत्यय है। जस में मैंने आपको बताया था जसी च नाम का सूत्र है जो क्या बोलता है, ह्रस्व अंत वाला क्या हो, इक हो, तो वहां पर जस प्रत्यय परे रहते वहां पे क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो भानु का जो उ है वो क्या है, ह्रस्व है और इक है, ई उ। ठीक है, तो सीधा सा नियम यही है, जहां जहां जस प्रत्यय रहे और जस प्रत्यय के साथ में शब्द के अंत में इक प्रत्याहार में से कोई सा भी वर्ण अंत में रहे तो वहां पे उसका गुण हो जाएगा। अब भानु प्लस जस है, जस प्रत्यय है और भानु के अंत में उ अंत में है जो इगंत में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा, भानो प्लस अस और अयादि संधि करके भानवस बनेगा, स का विसर्ग होता है तो भानवः बन गया। भानु में अमी पूर्व नाम का सूत्र है। अमी पूर्व पूर्व रूप करता है, कब करता है, जब अकोम्यची अर्थात इधर तो क्या होना चाहिए, अक प्रत्याहार का कोई सा वर्ण होना चाहिए। तो भानु में अक में ए ई उ री ली आता है, तो भानु में उ है और इधर अम का ए है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप क्या है, भानु का उ और अम का ए मिलाकर के क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, भानु। समझ में आ रहा है, या दीर्घ नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, भानु बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके। ये जो पूर्व सवर्ण या पर सवर्ण होता है, इसके बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहना। पूर्व सवर्ण मतलब दोनों वर्णों को मिलाकर के पहले वाला जो वर्ण होता है वह लिखना होता है। पर सवर्ण में जो बाद में होता है उसको मिला के लिखना होता है। उसके बाद में द्वितीय के द्विवचन में भानु बनता है, औट प्रत्यय में से औ शेष रहता है। और मैंने आपको बताया था, है ना, कि दोनों विभक्तियों में, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में इधर अक प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण हो और इधर अच प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण हो तो पूर्व वाले का दीर्घ हो जाएगा। तो भानु प्लस औ में पूर्व कौन है, भानु का उ है ना, इसलिए उ को क्या हो जाएगा, उ ऐसा दीर्घ हो जाएगा और औ को तो हम हटा ही देंगे, है ना, क्योंकि भानु के उ और औ दोनों को मिला के पूर्व सवर्ण यहाँ पर करना है। उसके बाद में आता है भानून, ऐसा आता है। तो भानु शस प्रत्यय, शस में से अस बचा तो भानु प्लस अस बन गया। अब भानु का उ और अस का ए
वहां यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ वाली स्थिति हो रही है, इधर अक है और इधर अच का ए है, तो दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, भानुष ऐसा बन जाएगा। और मैंने कहा था ना कि पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन में स का न हो जाता है, केवल पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में नहीं होता है। समझ में आ गया? तो क्या बन जाएगा, बानून ऐसा बन जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षा में यदि हम रट के जाते हैं, अब मति शब्द आ गया, अब मति में आप मतीन करोगे द्वितीय बहुवचन में, गलत हो जाएगा क्योंकि मति शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको यह कहा था कि संस्कृत में घी संज्ञा एक संज्ञा होती है। घी संज्ञा होती है ह्रस्व ई की, ह्रस्व ऊ की, यदि वो दोनों पुल्लिंग में रहे। कुछ ऐसे शब्द जिनके अंत में ई अंत में है, ऊ अंत में है, ह्रस्व वाले और पुल्लिंग है, तो उसकी घी संज्ञा हो जाती है। सखी शब्द में नहीं होगी, ध्यान रखना, इसको घी संज्ञा बोलते हैं। घी संज्ञा में कुछ काम होते हैं जो मैंने आपको कवि शब्द के दौरान भी हमने उनकी चर्चा की थी। तो भानु शब्द और टा प्रत्यय है। अब टा का इन होगा नहीं, क्योंकि टा का इन होता है केवल अदंत शब्दों में, ए जिसके अंत में रहे वही होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो भानु में उ अंत में है, टा में से आ बच गया, समझ में आ गया। और भानु शब्द घी संज्ञक भी है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ का क्या हो जाएगा, ना। टा में से जो आ बचता है उसका क्या हो जाता है, ना। तो क्या बना, भानु ना ऐसा बन जाता है। भानुभ्याम सीधा पड़ा है, सुपीचा नहीं लगेगा, सुपीचा ए अंत में होता ना, भानु के अंत में तो उ अंत में है, इसलिए यहाँ पे होने का सवाल ही नहीं होता है। भानु भी में भी यही है, विष का ऐस नहीं होगा जो रामई में किया था, क्योंकि भानु के अंत में उ अंत में है, ए अंत में नहीं है, भानु भी बन गया। चतुर्थी एक वचन में देखते हैं, भानवे रूप बनता है, भानु भानवे पद बनता है। मूल शब्द भानु है, गे प्रत्यय आया, गे में से ए बच गया, आपको समझ में आ गया। और घी संज्ञक तो है ये, क्योंकि ह्रस्व उ है और पुल्लिंग भी है और सखी शब्द है नहीं, ठीक है। तो बानु प्लस ए बन गया। एक सूत्र हमने देखा था घेरंगीति, सामान्य सा सूत्र है, इसका अर्थ आप इस प्रकार से समझो, यदि ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और पुल्लिंग है तो वहां पे जहां जहां पर ग आए तो वहां पे उसको क्या करना है, गुण करना है। अब भानु प्लस ए कहां से आया, गे से आया, गे में से ग आ गया ना, इसलिए क्या होगा, घेरंगीति सूत्र से गुण हो जाएगा। तो क्या बना, भानो प्लस ए बन जाता है। और अयादि संधि करके भानवे ऐसा बना देते हैं। अयादि संधि आपको पता है ना, ए की जगह ए होता है, ओ की जगह अव होता है, ऐ की जगह आय होता है, औ की जगह आव होता है, सामान्य सी बात है। तो भानवे बन गया, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्य बिल्कुल समान बनेंगे। अब देखो पंचमी एक वचन में गसी प्रत्यय होता है। गसी का आत करते हैं यदि ए अंत में है तो, ए अंत में है नहीं, भानु के अंत में ओ, भानु के अंत में उ अंत में है और ह्रस्व भी है। तो भानु प्लस गसी, गसी में से बचा अस बचा, ठीक है। अब देखो गया आ गया, इसलिए घेरंगीति सूत्र है वो क्या बोलता है, जहां जहां पर घी संज्ञा ह्रस्व उ है, भानु में उ अंत में है, तो वहां पर गुण हो जाएगा। तो गुण क्या होगा, भानु प्लस ए ऐसा बन जाएगा। आपके समझ में आ रहा है। उसके बाद में जब भानु प्लस अस बन जाएगा तो एक सूत्र है गसी गसोश्च, वो क्या बोलता है, ए और ओ के बाद में गसी और गस प्रत्यय का अस बचता है तो वहां पे पूर्व रूप होगा। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझो। हमने यहाँ पर ग की संज्ञा थी, घी संज्ञा थी, इसलिए हमने गुण किया, भानो बना दिया और गसी का अस पड़ा है, तो भानो प्लस अस ऐसा बन जाता है। अब भानो में जो ओ है, अस में जो ए है, इन दोनों में पूर्व कौन है, ये ओ और ये ए, दोनों में पूर्व तो ओ हुआ ना, तो गसी गशोस्त सूत्र दोनों को मिला के जो पूर्व में था वो कर देगा। तो भानो में जो ओ है और ए, इन दोनों को मिला करके ओ कर देगा, तो क्या बनेगा, भानो स बन गया, स का रूप विसर्ग हो गया, तो क्या बना, भानो हो ऐसा बन जाता है। उसके बाद में भानो हो, भानुभ्याम, भानुभ्य ऊपर की तरह समान बनेंगे। भानो षष्ठी एक वचन देख लो, गस प्रत्यय है, गस में से अस बचेगा, ग की संज्ञा है और ह्रस्व उ है, इसलिए गुण हो जाएगा घेरंगीति सूत्र से। भानो प्लस अस,
गसी गशोस्त क्या बोलता है, ए हो या ओ हो, इन दोनों के बाद में अस आ जाता है तो पूर्व रूप कर दो। तो भानु प्लस अस आ गया, अब ओ और ए इनमें पूर्व कौन है, ओ है, तो वहां पे पूर्व रूप हो जाता है, तो क्या बनेगा, भानो स का रूप विसर्ग हो जाता है। आपके समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं षष्ठी द्विवचन में। द्विवचन में ओस प्रत्यय होता है, भानु प्लस ओस ऐसा बनता है। आपने यण संधि के बारे में सुना होगा। यण संधि क्या होता है, ई की जगह य, उ की जगह व, री की जगह र, लृ की जगह ल होता है। शर्त इतनी है कि इनके बाद में अच का कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो भानु प्लस ओस है। अब भानु में जो उ है और ओ है वो स्वर का है, तो उ की जगह वह हो गया, तो क्या बना, भानवोस, भानवोस बन गया, स का रूप विसर्ग हो गया। इसी प्रकार भानु नाम को ले लो, भानु शब्द आम प्रत्यय है। देखो किस प्रकार से इन प्रत्ययों की सहायता से ये शब्द बन रहे हैं, है ना। और एक बार हो सकता है थोड़ा सा आपको नियमों को समझने में तकलीफ हो, पर ध्यान रखना इस पद्धति से यदि आप याद करोगे तो जीवन में भूलोगे नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, गलत नहीं होगा। भानु प्लस आम। अब भानु में जो ऊ है वो ह्रस्व है और आम प्रत्यय है, तो ह्रस्व नद्या को नुट, अर्थात ह्रस्व रहे, ई रहे, आ रहे, तो वहां पे नुट का आगम हो जाता है। कब, जब आम प्रत्यय रहे। नुट में से आधा न बचता है, तो भानु में ऊ ह्रस्व है, आम प्रत्यय इधर दे रखा है, बीच में से न आ गया, तो क्या बना, भानु न आम, भानु नाम बन गया। समझ में आ रहा है। नामी नाम का सूत्र है, वो नामी सूत्र क्या कर देगा, नाम प्रत्यय परे रहते पहले को दीर्घ कर देता है, तो दीर्घ होगा, तो दीर्घ होके क्या बनेगा, भानु नाम, ऐसा बन जाता है। आपके समझ में आ रहा होगा। अब सप्तमी एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भानव बनता है। भानु शब्द ङी प्रत्यय होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ङी प्रत्यय में एक सूत्र है, अच्छघे नाम का सूत्र है। तो अच्छघे नाम का सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों, वो कहता है ई और ऊ के बाद में ङी हो, तो भानु में ऊ अंत में है, तो ई ऊ के बाद में ङी आ रहा है, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन हो, चाहे ई के बाद में ङी रहे, चाहे ऊ के बाद में ङी रहे, हमें क्या करना है, वो जो ई और ऊ है उनका ए बनाना है, और ङी के पूरे की जगह हमें औ कर देना है, ठीक है। तो देखो भानु प्लस ङी पड़ा है, भानु में ऊ की जगह ए कर दिया तो क्या बना, भान बन गया, और ङी की जगह औ कर दिया तो क्या बना, भान प्लस औ, वृद्धि कर देंगे, भानव बन जाएगा। भानवो हो ओस प्रत्यय बिल्कुल समान बन जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। भानुषु में सुप प्रत्यय होता है, सुप में सु बचता है, भानु प्लस सु, आदेश प्रत्ययो सूत्र से स का श हो जाता है, तो क्या बनेगा, भानुषु बनेगा। संबोधन एक वचन में थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि संबोधन एक वचन में सु प्रत्यय आता है, भानु प्लस सु, ठीक है। अब यहाँ पर एक ह्रस्वस्य गुण है नाम का सूत्र है। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने कवि के अंदर हे कवि रूप सिद्धि थोड़ा अच्छे से नहीं समझाया और संबुद्ध उच्च गलत बोल दिया था। ह्रस्वस्य गुण है नाम का सूत्र है, वो क्या बोलता है कि संबोधन एक वचन में ह्रस्व होगा, उसका गुण हो जाएगा। अब भानु और कवि में दोनों में ई और ऊ ह्रस्व है, इसलिए ह्रस्वस्य गुण सूत्र क्या कर देगा, गुण कर देगा। कवि का कवि बन गया और भानु का भानु बन गया, ठीक है। अब भानु और आगे सु पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि एक सूत्र है, सूत्र एंगर अस्वाद संबुद्धे, वो क्या बोलता है, ए के बाद में, ओ के बाद में, ह्रस्व के बाद में स होता है, उसका विसर्ग नहीं होता है, लोप हो जाता है। कब, संबोधन में रहना चाहिए। तो भानु प्लस स, ह्रस्व से गुण किया, भानु प्लस स संबोधन का है ना, इसलिए विसर्ग नहीं होगा। एंगर अस्वाद संबुद्धे सूत्र से स का लोप हो गया, तो क्या बनेगा, हे भानु बना। अब हे राम, वहां पर भी विसर्ग नहीं लगा, क्यों, क्योंकि राम वो ह्रस्व अंत है, इसलिए वहां पे स का लोप हो गया। तो एक नियम हमें समझ लेना चाहिए कि संबोधन एक वचन में प्रायः स का लोप ही होता है, विसर्ग नहीं होता है। उसके बाद में हे भानु में भानु औ, उसके बाद में प्रथम यो पूर्व सवर्ण से दीर्घ होके बिल्कुल भानु की तरह बन जाएगा, जो मैंने प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में बनाई थी। भानवह में भी बिल्कुल सेम बनेगी, जस और शस में जो बनी थी, जस में जो बनी थी भानवह, है ना, वो यण आदि करके जसी च सूत्र लगा के अवादेश करके हे भानवह बना लेंगे। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने भानु शब्द पढ़े। अब देखो इसका फायदा क्या है कि थोड़ी सी नियमों को आपने अच्छे से पढ़ा। अब भानु यदि आपको बनाना आ रहा है तो हरि शब्द भी बना लो, क्योंकि हरि शब्द भी घी संज्ञक है, कवि शब्द भी घी संज्ञक है, उनमें वही काम होगा जो घी संज्ञा में होगा। अब घी संज्ञा का मतलब जो ह्रस्व ई है, जो ह्रस्व ऊ है, उनको घी संज्ञा। हाँ, सखी शब्द है, भले ही पुल्लिंग है,
पर उसको सखी शब्द को हम घिसंज्ञक नहीं मानेंगे, ऐसा सूत्र में लिखा है। आपको समझ में आ रहा है? तो मैं एक सार रूप में आपको एक बढ़िया वाक्य बताता हूं। ह्रस्व ई ह्रस्व उ पुल्लिंग है तो वहां पे टा की आ की जगह ना कर दो, ग की संज्ञा गसी गस में गुण कर दो, गसी गशोस्त से पूर्व रूप कर दो। देखो कुछ सामान्य सी बात है। और औत सूत्र से गी का औ बना दो, ई का ए बना दो। हरि ले लो, कवि ले लो, है ना। उसके बाद में हमने अभी भानु शब्द देखे। इस प्रकार से आप गुरु शब्द ले लो। अब गुरु शब्द कैसे बनेंगे? गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा। अब गुरुणा बन रहा है, भानु ना बन रहा था, कवि ना बन रहा था। अब गुरु में याद रखो कि नय का अण जब होगा जब उसके पहले र आ जाता है, तो गुरु में र आ गया, इसलिए नय का क्या हो गया? अण हो गया। गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी। आप देख रहे हो, यदि आपने एक शब्द को यदि अच्छे से याद कर लिया तो आप इकार उकार से रिलेटेड जितने भी शब्द है आप बना सकते हो। गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी, गुरवे बना है, हरये बना था, कवये बना था, यहाँ पे गुरवे बना है। समझ में आ रहा ना आपके? क्योंकि यहाँ पर भी वो घेरंगिति वाला सूत्र लग जाएगा। तो गुरो ए गुरवे, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्ये, गुरो हो बना है, कवे हे बना था, क्योंकि गुरु का रो बनाओगे उसके बाद में अस का मिला करके गुरो हो ऐसा बन जाएगा। गुरो हो गुरुभ्याम गुरुभ्ये, गुरो हो गुरुभ्याम गुरुभ्ये, गुरो हो गुरुवो हो गुरुणाम, गुरुवो गुरौ गुरुषु, गुरुवो हो गुरुषु ऐसा बनेगा। समझ में आ गया? तो सप्तमी एक वचन में गुरु बनेगा, क्योंकि गुरु के रे में जो उ है उसका ए हो जाएगा और गी की जगह औ हो जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हम सभी ने इकारांत उकारांत ह्रस्व वाले शब्दों के बारे में पढ़ा। आपको समझ में आ गया होगा। अग्रिम कक्षा में हम ऋकारांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थी हो सकता है थोड़ा सूत्र आपको समझ में नहीं आए, सूत्रों को छोड़ करके आप थोड़ा सा अर्थ की तरफ जाओ। मेरा विश्वास है एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर याद रहेगा, और इसके अलावा जितने रिलेटेड शब्द हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत